हम कुछ और आगे गए तो वांग अचानक रुक गया और उसने बाजू फैला दिए, जिसका मतलब ये था कि सब रुक जाओ। वो कुछ देर रुका था। उसने जो देखा था वो मुझे भी नजर आया था। वो ये था कि 25-30 कदम आगे और जरा बाएं को साफ नजर आया कि कोई इंसान या कोई जानवर यकलख्त झाड़ियों और ऊंची घास के पीछे छुप गया है। वो कोई इंसान नहीं हो सकता था। इंसान होता तो उसे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो कोई दरिंदा ही हो सकता था, शेर ना हो। वांग ने सरगोशी की। हो सकता है, मैंने कहा और नेफे से रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं उस इलाके में एक शेर मार चुका था और मालूम हुआ था कि जिन जंगलाती इलाकों में जंग लड़ी जा रही है वहाँ से शेर और भेड़िए वगैरह भाग कर इस तरफ आ गए हैं। ये जो झाड़ियों और ऊंची घास में छुप गया था, शेर भी हो सकता था और भेड़िया भी। लेकिन मैंने सोचा कि ये कोई दरिंदा, कोई और जानवर होता तो वो कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करता। यूं एक जगह बेहिसो हरकत ना हो जाता। इसमें कोई शक नहीं था कि वहाँ कोई ना कोई चीज़, इंसान या जानवर ज़रूर छुपा है। खबरदार रहना साहब, हमारे एक साथी ने कहा। शेर जब हमला करने लगता है तो इसी तरह छुप कर बैठ जाता है और बड़ी ही तेज़ रफ्तारी से उठता और झपटता है। मैंने 2-3 मिनट इंतज़ार किया। मेरी नज़रें उसी जगह मरकूज थीं जहाँ कोई चीज़ छुपी थी। मैंने बाएं तरफ देखा, करीब ही एक चट्टान थी। मैं दबे पांव चट्टान तक गया और ऊपर चढ़ गया। बुलंदी से देखा तो साफ नजर आया कि वो एक आदमी है जिसका कमर से ऊपर जिस्म नंगा है। वो घुटनों के बल हो गया था और उसने सर जमीन के साथ लगा रखा था। मुझे यह भी साफ दिखाई दिया कि उसने निकर पहन रखी थी जो खाकी रंग की थी। मैं बड़ी तेजी से चट्टान से उतरा और अपने साथियों के करीब से गुजरकर आगे चला गया। मैं उस आदमी के और करीब जाने का खतरा मोल नहीं ले रहा था। उसके हाथ में भी रिवॉल्वर या कोई और हथियार भी हो सकता था। मेरी उंगली रिवॉल्वर के ट्रिगर पर थी। मैंने ये सोचकर कि ये कोई बर्मी ही होगा, वांग को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा कि वो अपनी ज़बान में ऊंची आवाज़ से कहे कि तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ वरना हम गोली चला देंगे। वांग ने बुलंद आवाज़ में ये अल्फाज कहे, लेकिन आगे घास में कोई हरकत ना हुई। मैं ये समझा कि यह आदमी बर्मी ज़बान नहीं समझता। मैंने उसकी खाकी निकर देखी थी। इससे मुझे ये ख्याल आया कि यह कोई मेरी तरह महाज से भागा हुआ या भटका हुआ फौजी ही ना हो। तुम जो कोई भी हो उठकर खड़े हो जाओ, मैंने बुलंद आवाज़ से कहा। अगर तुम फौरन ना उठे तो मैं तुम पर रिवॉल्वर से फायर कर दूंगा। फायर ना करना, उधर से नहीब सी आवाज़ आई। मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ मगर बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। मैंने ट्रिगर में उंगली रखे हुए रिवॉल्वर की नाली उधर ही को रखी और इंतज़ार करने लगा। पहले मुझे उसकी पीठ नजर आई, फिर सर ज़रा ऊपर उठा। वो कमर तक घास और झाड़ियों में छुपा हुआ था। फिर भी मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो घुटनों पर हाथ रख कर उठने की कोशिश कर रहा है। वो निहायत आहिस्ता आहिस्ता सीधा हुआ। वो कदावर जवान था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और उसकी पसलियां गिनी जा सकती थी। वो वाकई बहुत कमज़ोर हो गया था। उसने हमारी तरफ देखा तो मैंने कहा कि दोनों हाथ अपने सर पर रख लो और आगे आ जाओ। उसने मेरे अल्टीमेटम के जवाब में कहा था कि वो उठ रहा है, तो मैंने नोट किया था कि उसने उर्दू में जो जवाब दिया था उसका लहजा पंजाबी था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हमारी तरफ आया। तब मैंने देखा कि वो चल नहीं सकता, शायद बीमार था। उसके पाँव में पिशावरी चप्पल थी। उसके एक बाजू पर कोहनी से ऊपर खाकी कपड़ा बंधा हुआ था और उसी तरफ की टांग की पिंडली पर भी ऐसा ही कपड़ा बंधा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई नहीं थी। वो दौड़कर उस तक पहुंचा और उसके एक पहलू में होकर उसका बाजू अपने कंधे पर रखा और उसका कुछ बोझ अपने ऊपर ले लिया। मेरे साथी भी दौड़ते पहुंचे और उसे सहारा दिया। वहाँ थोड़ी सी जगह ऐसी थी जहाँ घास नहीं थी। उसे वहाँ बिठाया और हम उसके पास बैठ गए। कौन हो तुम भाई? मैंने पूछा। तुम हो तो हिंदुस्तानी, ये बताओ किस सूबे के रहने वाले हो? मैं जेहलम का रहने वाला हूँ, उसने बड़ी ही कमज़ोर आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता जवाब दिया। और मैं फ़ौजी हूँ। मेरा नाम हवालदार फजलदाद है। कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खिला दो, साफ़ सुथरा पानी पिला दो। मालूम नहीं कब से गंदा पानी पी रहा हूँ। वो मेरे अपने वतन का आदमी था और फौजी भी था। मैं उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देना गुनाह कबीरा समझता था। मैंने वांग को सर से इशारा किया कि चलो वापस चलें। वांग सैर सपाटे के ख्याल से आया था। उसके चेहरे पर बेजारी के आसार आ गए। उठो वांग, मैंने उठते हुए कहा। तुम लोग मिलकर इसे उठाओ और अपने यहाँ ले चलो। हम सब उठे। मैंने रिवॉल्वर अपने नेफे में उड़स लिया। मैंने उसे इस तरह उठाकर कंधे पर डाल लिया कि उसका ऊपर का धड़ मेरी पीठ के पीछे लटक रहा था और कमर से नीचे यानी टांगे मेरे सामने थीं। मेरे साथियों ने मुझे रोका और कहा कि उसे वो उठाएंगे, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और चल पड़ा। कुछ दूर आगे आकर मेरे एक साथी ने उसे इसी तरह उठा लिया जिस तरह मैंने उठाया था। इस तरह थोड़ी थोड़ी दूर तक बारी बारी उठाते उसे उस जगह तक ले आए जहाँ पानी वाला लंबा चौड़ा गड़ा था और जो पानी से भरा हुआ था। वहाँ से हवालदार फजलदाद को आगे ले जाना ज़रा मुश्किल नजर आने लगा। वहाँ गुजरने का रास्ता तो था जो दीवार जैसा था, लेकिन उस पर एक आदमी चल सकता था।
इतना ज्यादा वजन कंधों पर डालकर उस रास्ते पर संभल कर चलना मुश्किल नजर आ रहा था। ये मुश्किल बाहर सूरत हल करनी थी। मैंने फजलदाद को जिंदा रखने का बड़ा पुख्ता इरादा कर लिया था। मेरे इस इरादे में इंसानी हमदर्दी का जज्बा भी था और ये भी कि वो मेरी तरह फौजी था, और तीसरी बात ये कि वो मेरे ही इलाके का रहने वाला था। उस वक्त वो मेरे कंधे पर था। मैंने उसे ज़मीन पर खड़ा कर दिया ताकि मैं ज़रा सुस्ता लूँ। मेरे जिस्म को अल्लाह ताला ने दिल खोल कर ताकत दी थी। मैंने फजलदाद को फिर उसी तरह एक कंधे पर डाल लिया जिस तरह पहले उठाया था। पानी से भरे हुए वसी खड्ड के किनारे पहुंचे तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर उसके दरमियान चट्टान पर कदम रखा। दूसरा कदम निहायत आहिस्ता रखा। मैंने पहले कहा है कि इस चट्टान की चोटी चपटी थी, लेकिन ये मेज़ या फर्श की तरह चपटी नहीं थी। कहीं ज़रा ऊंची और कहीं ज़रा नीची थी। चूंकि यह गीली थी इसलिए उससे पाँव फिसलने का खतरा मौजूद था। मैं जो कदम उठाता वो आगे रख कर जमाता और फिर दूसरा कदम उठाता था। इस तरह मैं निस्फ रास्ता तय कर गया। साहब जल्दी आगे निकलो। पीछे से वोंग की सख्त घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। मगरमच्छ आ रहा है। किधर से? मैंने पूछा। मैं भी वोंग की तरह खौफजदा हो गया था। दाएं तरफ देखो, वोंग ने कहा। मैंने फजलदाद को दाएं कंधे पर उठा रखा था। उधर से मुझे कुछ भी नजर नहीं आता था। मैंने उस तरफ घूमकर यानी पूरे जिस्म को उस तरफ करके देखा तो मेरा खून खुश्क हो गया। एक मगरमच्छ का सर पानी में से बाहर नजर आ रहा था और वो मेरी तरफ तैरता आ रहा था। उससे बचने की एक ही सूरत थी कि मैं आगे को दौड़ पड़ता, लेकिन वहां तो आहिस्ता चलना भी पुरखतर था। ये छोटे वाला है साहब, मुझे एक और साथी की आवाज़ सुनाई दी। फिर भी खतरनाक है, आगे निकलो। हमारे दो साथी जो मेरे आगे आगे जा रहे थे वो दौड़कर आगे निकल गए और जो पीछे था वो भागकर पीछे चला गया। चट्टान पानी में पूरी तरह डूबी हुई नहीं थी। पानी उसकी चोटी से 1.5-2 फुट ऊंचा था। मगरमच्छ बड़ी आसानी से मुंह ऊपर करके मेरे पांव या टांग को मुंह में ले सकता था। ये तो मैंने भी देख लिया था कि ये छोटा मगरमच्छ है। मगरमच्छों की कई किस्में होती हैं। एक तो बहुत बड़ा होता है और उसकी एक नस्ल छोटी होती है। उसके जिस्म की लंबाई 1 गज बामुश्किल होती है। मैं उसकी लंबाई में उसकी दुम को शामिल नहीं कर रहा। मैंने ये छोटे मगरमच्छ कराची मंगोपीर की एक खानका के तालाब में देखे थे। ये भी बड़े मगरमच्छों की तरह खतरनाक होते हैं। इस छोटे मगरमच्छ ने मुझे या फजलदाद को निगल तो नहीं लेना था, ना वो इतनी बड़ी चीज को निगल सकता था। उसने करना यह था कि मेरी टांग मुंह में लेकर पानी में मुझे घसीट लेना था और डबो कर मार डालना था। उसके बाद उसने मुझे और फजलदाद को खाना था। मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया। मगरमच्छ वहां से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था जहां मैं खड़ा था। उसके मुंह और मेरे पांव के दरमियान मुश्किल से 1.5-2 फुट का फासला रह गया था। वो एक ही बार मुंह का झपटा मारकर मेरी टांग पकड़ सकता था। मैंने सुना था कि मगरमच्छ की पीठ पर गोली असर नहीं करती क्योंकि उसकी खाल पत्थर जैसी सख्त होती है। इस मगरमच्छ ने एक बार मुंह खोलकर ऊपर आने की कोशिश की। मैंने उसके मुंह की तरफ रिवॉल्वर करके ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके हलक में लगी होगी। वो आधे से ज्यादा पानी से ऊपर को उछला और पीछे को गिरा, फिर ऐसा तड़पा कि पानी उछल उछल कर मेरे ऊपर गिरता था। मैं वहां से बिल्कुल हिला नहीं। इसके पेट में गोली मारो साहब, मेरे एक साथी ने कहा। मगरमच्छ कभी पानी में डुबकी लगा जाता और कभी जोर से ऊपर को उठता और फिर पानी में गिर पड़ता। मुझे ये खतरा महसूस हो रहा था कि ये मुझ पर आखिरी हमला कर देगा जो बड़ा ही खतरनाक होगा। एक बार वो उल्टा हो गया और उसका पेट ऊपर को हुआ। मैंने उसके पेट में गोली उतार दी। उसके बाद उसका तड़पना बंद हो गया और वो मुझे पानी पर तैरता नजर आने लगा। वो मर चुका था। निशानी ये थी कि पीठ नीचे और पेट ऊपर था। मैं बड़े इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता खड्ड अबूर कर गया। जरा आगे होकर मैंने फजलदाद को कंधे से उतार दिया। पानी को देखा, सुर्ख हो रहा था। मेरे लिए इतनी मुसीबत ना उठाओ दोस्त, फजलदाद ने मरियल सी आवाज में कहा। मैंने तो मरना ही है, मुझे यहीं फेंक दो। तुम बर्मी तो नहीं? फजलदाद ने मुझसे पूछा। हिंदुस्तान के कौन से इलाके के रहने वाले हो? पंजाब का ही रहने वाला हूँ। मैंने पहली बार उसे पंजाबी जबान में कहा। इससे पहले मैं उर्दू बोलता रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। रंगून में मेरी दुकान थी, मैंने झूठ बोला। जापानियों ने हमला कर दिया तो मैं और वहाँ के और भी बहुत से बर्मी भाग गए और यहाँ करीब ही बने हुए झोंपड़े हमें मिल गए और यहाँ ठिकाना कर लिया। मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि मैं फौजी हूँ। अभी तो मैंने देखना था और मालूम करना था कि फजलदाद यहाँ तक किस तरह पहुँचा है। हम वहाँ बैठ गए। हमारा एक साथी अधेड़ उम्र था। वो मल्लाह और माहीगीर था और आबी जानवरों के मुतल्लिक बहुत कुछ जानता था। उसने बताया कि यह खड्ड मगरमच्छों का ठिकाना नहीं बन सकता क्योंकि बारिशों का मौसम गुजर जाएगा तो इस खड्ड में से पानी कम होते होते ख़त्म हो जाएगा। मगरमच्छ उस जगह होते हैं जहाँ पानी हमेशा मौजूद रहता है। उसका ख्याल था कि यह मगरमच्छ छोटे मगरमच्छों की नस्ल में से नहीं होगा बल्कि यह बच्चा होगा। ये खड्ड 2 पहाड़ियों के दरमियान था। बारिशों में पानी बड़ी तेजी से सैलाबी हालत में यहाँ से गुजरता था। ये मगरमच्छ कहीं दूर से पानी में बहता या तैरता यहाँ तक पहुँच गया और इसी खड्ड को अपना ठिकाना बना लिया। इससे हमें ये ख्याल आया कि यह बच्चा ही होगा।
बहरहाल मगरमच्छ था और था खतरनाक। उसके मारे जाने से यह रास्ता महफूज हो गया था। ये सही है कि इस वक्त बर्मा के जंगलों में अजदहे भी होते थे और मगरमच्छ भी, लेकिन यूं नहीं कि जिधर जाओ उधर अजदहा और मगरमच्छ ही मिले। उनके अपने अपने ठिकाने थे। अगर कोई शख्स किसी मगरमच्छ या अजदहे को ठिकाने पर खुद ही पहुंच जाता तो उसका बचना मुमकिन नहीं होता था। हम वहां से चलने लगे तो फजलदाद ने कहा कि वो चलने की कोशिश करेगा, मगर मैंने उसे चलने ना दिया और उसे मेरे दो साथियों ने इस तरह उठाया कि दोनों ने कंधे जोड़ लिए और फजलदाद उन जुड़े हुए कंधों पर बैठ गया। मुश्किल ये थी कि उन बर्मियों के कद छोटे थे, ताकत तो पूरी थी, लेकिन इतनी मुशक्कत के ये लोग आदी नहीं थे। कुछ और आगे जाकर फजलदाद को मैंने उठा लिया, फिर दो और साथियों ने उसे उठाया और अपने ठिकाने पर ले आए। मैं उसे अपने झोंपड़े में ले गया और अपने बिस्तर पर लिटा दिया। बस्ती में रहने वाले चंद एक लोगों ने दूध के लिए बकरियां रखी हुई थी। मैंने अपने साथियों से कहा कि वो दूध गर्म कर लाएं। वहां कुदरत की एक और नेमत बाअफराद पाई जाती थी, ये शहद था। कई घरों में शहद मौजूद था। ये लोग शहद के छत्ते तोड़कर शहद निकाल लिया करते थे। मेरे दो साथी दौड़े गए। फजलदाद की बात सुनाने से पहले मैं एक और बात कहना जरूरी समझता हूँ, वो ये कि मगरमच्छ मार देने से मेरे कारनामों और मौजज़ों के रिकॉर्ड में इजाफा हो गया था। मेरे साथियों ने सारी बस्ती में मशहूर कर दिया था कि साहब ने एक मगरमच्छ को मार डाला है, वरना ये मगरमच्छ मालूम नहीं किस किस को खा जाता। मैंने एक अंग्रेज पायलट को उन्हीं लोगों से मरवाया था, फिर 9 जापानियों को मारा था, लेकिन इन लोगों पर मेरी धाक उस वक्त बैठी थी जब मैंने एक शेर मारा था। उस शेर का पूरा वाकया मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। इससे पहले मैंने एक अजदहे को मारकर तानी को उसके मुंह से निकाला था और यही वाकया उन लोगों के साथ मेरे तारुफ का जरिया बना था। फिर जिस तरह मैंने समीउल्लाह और उसके गुंडों को मारा था वो मैं पहले सुना चुका हूँ। अब एक मगरमच्छ मार डाला तो उन लोगों ने अपने इस अकीदे को और पुख्ता कर लिया था कि मुझे खुदा ने कोई माफूकुल फितरत ताकत दी है। मैं जो कुछ था वो मुझे ही मालूम था, इसीलिए मैं वहां से भाग निकलने की सोच रहा था। फजलदाद की हालत बहुत बुरी थी। उसके बाजू और एक टांग पर जो कपड़े बंधे हुए थे वो उसकी फौजी कमीज में से फाड़े हुए थे। उसने बताया कि ये 2 गहरे जख्म हैं। उसके जिस्म पर खराशें तो बेशुमार थीं। ये खारदार दरख्तों और झाड़ियों की थीं। अभी मैं उससे नहीं पूछना चाहता था कि वो इस जंगल में किस तरह आ निकला है। सबसे पहले तो उसे कुछ खिलाना पिलाना था ताकि उसमें कम से कम बोलने की ताकत आ जाए। वो कुछ कहने लगा था कि मैंने उसे रोक दिया। उसे बिठाकर पानी दिया और कहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक घूंट पिए। मैं उसके जख्मों से कपड़े खोलने लगा तो देखा कि खून जम चुका था और कपड़ा जख्मों पर चिपका हुआ था। उसकी खुशनसीबी देखें कि जापानियों के सामान में फर्स्ट एड बॉक्स भी था, जिसमें तमाम दवाइयाँ, पट्टियाँ और मरहम पट्टी का सारा सामान मौजूद था। मैंने सोचा कि ये शख्स बहुत गंदा हो गया है, इसे पहले नहलाया जाए। इससे यह भी फायदा होगा कि कपड़े जो जख्मों पर चिपके हुए थे वो उतर जाएंगे। मेरी खिदमत के लिए 2 आदमी मेरे झोंपड़े के बाहर मौजूद रहते थे। वही मेरा खाना पकाते और मेरे तमाम काम करते थे। मैंने उन्हें कहा कि वो पानी के 2 कनस्तर भर लाएं। मैंने पहले बताया है कि झोंपड़े के पीछे चादरें वगैरह तान कर हमने गुसल खाना बना रखा था। फजलदाद को मैं सहारा देकर वहां ले गया और उसकी निकर उतार डाली। मैंने अपने कपड़े बदल लिए थे। पानी आया तो मैंने फजलदाद को अपने हाथों नहलाया। उसका जिस्म खुश्क किया और एक चादर कमर के साथ बांधने के लिए दी। उसे वापस झोंपड़े में ले आया। इतने में दूध और शहद आ गया था। ये शहद दूध में मिलाकर फजलदाद को दिया कि वो आहिस्ता आहिस्ता पीता रहे। उसने बताया कि वो कई दिनों से भूखा था। हमें ये बातें बताई गई थी कि ज्यादा दिन पेट खाली रहे तो फौरन कुछ नहीं खाना चाहिए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पहले कोई चीज पीनी चाहिए, जिसके लिए शहद और दूध बेहतरीन ग़िज़ा था। उसके बाद कुछ खाना चाहिए, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता। सिर्फ नहाने से फजलदाद के चेहरे पर रौनक आ गई थी और जब उसने शहद और दूध पी लिया तो उसकी आंखों में भी जवानी की चमक आ गई। जब देखा कि उसकी जिस्मानी ताकत बहाल हो रही है तो मैंने उसके बाजू वाले जख्म से कपड़ा उतारा। गीला हो जाने की वजह से कपड़ा उतर आया। मैं जख्म देखकर घबरा गया। ये कमोबेश 4 इंच लंबा और 1 इंच गहरा था। इसमें जरा जरा सी पीप भी नजर आ रही थी। मैंने फर्स्ट एड बॉक्स खोला। उसमें जो सामान था वो जापान का बना हुआ था, लेकिन मैं मरहम पट्टी की हर चीज से वाकिफ था। मैंने बड़ी एहतियात से उस जख्म की ड्रेसिंग कर दी। टांग से कपड़ा खोला। ये जख्म तिरछा था और इसकी भी लंबाई और गहराई बाजू वाले जख्म जितनी थी। उसकी भी ड्रेसिंग कर दी। मैंने एक खतरा मोल ले लिया। वो ये था कि फर्स्ट एड बॉक्स में 2 शीशियां रखी थी जिनमें गोलियां थीं। मैंने सोचा कि ये जहर हो तो नहीं सकता। ये अगर मरहम पट्टी के सामान में रखी हैं तो इनका इस्तेमाल यही होगा कि एक एक गोली जख्मी को दी जाए। मैंने एक गोली एक शीशी से और एक दूसरी शीशी से निकाल ली और फजलदाद को खिला दी। साथ में थोड़ा सा पानी भी पिला दिया। फजलदाद में जो दूध पिया था वो 3 पाव से कम नहीं था और उसमें शहद भी अच्छा खासा डाला गया था। उस दूध और शहद ने उसे भूख की अजियत से निजात दिला दी।
और उसके साथ उसने सुकून भी महसूस किया होगा कि उसके जख्मों की सही मरहम पट्टी हो गई थी, जिससे दर्द रुक गया था। उसके जिस्म पर जो खराशें जरा गहरी थी, मैंने उन पर थोड़ी थोड़ी मरहम लगा दी और ऊपर पाउडर छिड़क दिया। फजलदाद पर गनूदगी तारी हो गई। वो बैठा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हुआ और इस तरह लेट गया जैसे गिर पड़ा हो। मैंने सबको इशारा किया कि यहाँ से चले जाएं। मुझे मालूम था कि यह अब कई घंटे सोएगा। उसके लिए यही सुकून और इत्मीनान कुछ कम न था कि वो जंगल के खतरों से निकल आया और एक महफूज पनाहगाह में पहुंच गया था। आधी रात गुजर गई होगी, मैं गहरी नींद सोया हुआ था कि मेरी आंख खुल गई। फजलदाद जाग उठा और उठकर बैठ गया था। मैं भी उठा और दिया जला दिया। फिर फजलदाद के पास बैठ गया, उससे हाल अहवाल पूछा तो उसने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैंने उसे नई जिंदगी दी है। मैंने कहा कि जिंदगी देने और वापस लेने वाला सिर्फ अल्लाह है और वो अल्लाह ही का शुक्र अदा करे। कुछ खाने को मिल सकता है? उसने इल्तिजा के लहजे में पूछा। क्यों नहीं, मैंने कहा, तुम्हारा खाना अलग रखा हुआ है। मैं उठा और उसका खाना लाकर उसके आगे रख दिया। वहां मैं उसे कोई मुरगन और पुरतकल्लुफ खाना तो नहीं खिला सकता था। चावल थे और उनके साथ मछली थी। उसके लिए यही खाना बहुत बड़ी नेमत थी। उसने मेरे कहने पर आहिस्ता आहिस्ता यह खाना खाया और पानी पिया। मैं उसे कुछ अय्याशी भी करवा सकता था। जापानियों के खुराक वाले डब्बे मेरे कमरे में ढेर की सूरत में पड़े थे। उन पर लिखी हुई जापानी जबान तो मैं नहीं पढ़ सकता था। डब्बों पर तस्वीरें बनी हुई थी जिनसे पता चलता था कि इस डब्बे में क्या बंद है। एक डब्बे के बाहर नाशपाती की किस्म के फलों की तस्वीरें थी। मैंने राइफल की संगीन से वो डब्बा खोला और प्लेट में उंडेल दिया। ये नाशपाती थी या जो कुछ भी था, बड़ा ही मजे का था। मैंने और फजलदाद ने पूरा डब्बा मिलकर खा लिया। फजलदाद मुझसे 10-11 साल बड़ा था, इसलिए मैंने उसे भाईजान कहना बेहतर समझा। अब बताएं भाईजान, मैंने पूछा, सोना है या बातें करनी है? तुम सो जाओ, फजलदाद ने कहा। मैंने तो सो लिया है, तुम्हें नींद से उठा दिया। मेरी फिक्र ना करें, मैंने कहा, यहाँ सोने के सिवा कोई काम नहीं। रात जागूंगा तो कल दिन सो लूंगा। अगर आप सोना नहीं चाहते तो बताएं कि यहाँ आप किस तरह पहुंच गए हैं। हमें ग्लाइडरों से जापानियों के अगले मोर्चों के पीछे उतारा गया था, फजलदाद ने बताया। हमारा ग्लाइडर शायद गलत जगह उतर गया था। रात का वक्त था। हमारे ग्लाइडर में 26 आदमी थे, जिनमें एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट, एक सूबेदार, हम 2 हवालदार और बाकी सब जवान थे। उनमें 3-4 नाइक और लांस नाइक थे। कई हजार नफरी की एक फोर्स ग्लाइडरों से उतारी गई थी। हमें बताया गया था कि जब हम उतरकर ग्लाइडरों से निकलेंगे तो हमारा मिलाप अपने ग्रुप कमांडर के साथ हो जाएगा। हमारा ग्लाइडर तो ठीक ठाक उतर गया था और हम उसमें से निकल आए थे। सुबह हुई तो हम पर 3 अतराफ से फायर आने लगा। तब हमें पता चला कि हमारी 26 जवानों की पलटन दुश्मन के घेरों में आ गई है।